तो रणभूमि लाइव आप हमारी महा कवरेज लगातार देख रहे हैं। 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिस पर लगातार हम आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं। कैसी हलचल है, जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता किस मुद्दों पर इस बार वोट डालने वाली है, क्योंकि कई नेताओं की जो साख है इस बार दांव पर लगी है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाली है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आज 5 बजे तक, यानी कि शाम 5 बजे तक प्रचार का आखिरी दिन है आज, और 7 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। तमाम जो दिग्गज है आज पूरे दिन भर चुनावी मैदान में रहने वाले हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं, जिसका अपडेट और तमाम जो तस्वीरें हैं सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखाने की कोशिश करेगा। तमाम जो सहयोगी है सुबह से ही लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, और 7 घंटे से भी कम का वक्त बचा है चुनाव प्रचार खत्म होने में। उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में 7 घंटे से भी कम का वक्त, और शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इतने दिनों से जो प्रचार प्रसार लगा हुआ था वो आज खत्म हो जाएगा। मैनपुरी, खतौली, रामपुर तीनों ही सीटों पर आज जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो जाएगा, और इसके लिए जो सभी दिग्गज हैं, दोनों ही पार्टियों के जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं वो इस बार मैदान में उतरने वाले हैं, और शाम 5 बजे तक जनसंपर्क किया जाएगा, रोड शो किया जाएगा, और आखिरी समय है प्रचार का, तो पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की जा रही है। खतौली, मैनपुरी और रामपुर ये 3 वो सीट हैं जहां पर 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, और मेरे सहयोगी फिलहाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, मैनपुरी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, दोनों सीटों में भी हलचल वो है देखी जा रही है, लेकिन मैनपुरी एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजरें हैं। अगर बात की जाए तो आज कौन कौन से जो दिग्गज है वो मैनपुरी में उतरने वाले हैं, क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, कौन कौन से बड़े चेहरे आप देख सकते हैं? देखिए, सारे बड़े चेहरे, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, वो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, शिवपाल यादव जो इस वक्त साथ में है, और इस गढ़ में जसवंत नगर में और मैनपुरी में कहा जाता है कि सैफई परिवार के सबसे मजबूत जमीनी नेता मुलायम सिंह यादव के बाद किसी की पकड़, धरती पकड़ कहा जाता है तो वो शिवपाल यादव को कहा जाता है, और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है। और शिवपाल यादव अपने भतीजे के साथ बहू और भाभी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले चुनाव में भी आया हूं यहां पर मैनपुरी में, लेकिन शिवपाल यादव इस तरीके से छोटी छोटी 50 लोग, 100 लोग, 10 लोगों की सभा कभी करते हुए दिखाई नहीं देते थे। एक संदेश आता था मुलायम सिंह यादव के परिवार से, और शिवपाल यादव स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे प्रदेश में घूमते थे। अखिलेश यादव तो कभी आते ही नहीं थे यहाँ प्रचार में, और मुलायम सिंह यादव तो केवल नामांकन करने आते थे। लेकिन इस बार बदल चुका है। लोग कह रहे हैं, यहाँ पर आबो हवा ये कह रही है कि परिवर्तन की हवा है, भाजपा भी कह रही है कि परिवर्तन की हवा है, इसलिए पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन जसवंत नगर के लोगों का कहना है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे झंझावातों को देखा है मुलायम सिंह यादव ने, और उनके देहांत के बाद, उनके स्वर्गीय होने के बाद सहानुभूति की जो लहर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका आरोप इस बात का है कि 3 विधानसभाओं में तो भाजपा लड़ रही है चुनाव, लेकिन 2 विधानसभाओं में, एक में जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं जसवंत नगर से, और एक में करहल से जहां से मुलायम सिंह यादव के पुत्र और कह सकते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक हैं, वहां पर 2 जगह पर प्रशासन लड़ रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बहुत सारे जो कन्नौज के सांसद हैं जिन्होंने डिंपल यादव को हराया था, वो भी यहां पर कैंप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य बिरादरी में दावा करते हैं कि बहुत ज्यादा रसूख रखते हैं। कभी बसपा कभी भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना एक तरीके से यहाँ पर गढ़ बनाया हुआ है, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो योगी सरकार के मंत्री हैं, योगी सरकार के जो लोग हैं वो कैंप कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आकर गरज चुके हैं। भैया, आप भी कुछ कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ के लिए, मैनपुरी लोकसभा के लिए, और क्या मैनपुरी लोकसभा में डिंपल जी लाखों मत से जीतेंगे। यहाँ उन्होंने, माननीय नेताजी ने बहुत बड़ा विकास किया है यहाँ के लिए, वो जिंदगी भर मैनपुरी के लिए जीते मरते रहे, और उन्होंने कितना विकास की गंगा बहाई है, जिससे मैनपुरी जनता को भी भुला नहीं। चुनाव जो है मुलायम सिंह की सहानुभूति पर ही लड़ा जा रहा है। नहीं, मुलायम सिंह की भी जनता कार्यकर्ता की सहानुभूति लड़ा जा रहा है, और डिंपल की जीत के लिए लड़ा जा रहा है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे भाई साहब जी? यहाँ कौन लड़ रहा है?
यहाँ देखिए 2 विधानसभाओं में तो प्रशासन लड़ रहा है, करहल में और जसवंत नगर में। प्रशासन को साफ निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से जायज़ नाजायज़ किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, लेकिन उन लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहाँ कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो भी कुर्बानी आएगी वो कार्यकर्ता देने के लिए तैयार है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनका कहना है कि ये कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से 67 में विधायक बनने के बाद और 3 बार के मुख्यमंत्री और अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने हर कार्यकर्ता को यहाँ मजबूत किया। जब फॉर्च्यूनर निकली थी ना आयुषी, तो सबसे ज्यादा उसकी बिक्री इटावा और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। इस बार कहीं ना कहीं जो सहानुभूति की लहर है उसके साथ जाना चाहते हैं कार्यकर्ता, ये कह रहे हैं। चलिए रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, अगर मैनपुरी की ही हम लोग बात कर रहे हैं और जैसे कि वीरेश जी ने बताया कि पहले की बात नहीं है, पहले जब नेताजी चुनाव लड़ते थे तो प्रचार सिर्फ नॉमिनेशन के लिए आते थे और उसके बाद जो जनता थी वो बाकी का काम करती थी। इस बार थोड़ी अलग स्थिति है। इस बार डिंपल यादव चुनाव में है, मैदान में है और तमाम मुद्दे भी इस बार रहने वाले हैं और इसीलिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक इस सीट पर लगा दिए हैं। तो इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं कि मैनपुरी का चुनाव दोनों ही सीटों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, आज प्रचार युद्ध का आखिरी दिन है। सियासी जो शोर है वो थम जाएगा। आज जो चुनाव का शोर है वो थम जाएगा। सियासी जो जोर आजमाइश हो रही है वो भी थोड़ी सी थमती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ का पारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हम भोगांव जो विधानसभा है वहाँ पर मौजूद हैं और आपको मंच दिखा दें। ये मंच समाजवादी पार्टी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस मंच को इंतज़ार है और मंच को मजबूत कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं। उनको 12 बजे का इंतज़ार है जब यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचेंगे और अपने गर्म भाषण से, अपनी बातों से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करेंगे। हालांकि कार्यकर्ता ये मानने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रघुराज शाह के कोई चुनौती पेश कर पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई और तैयारी की है, एक बूथ से लेकर के और आला कमान तक, यानी आला नेताओं को यहाँ पर पूरी फौज को उतारा गया है। उसके बाद लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिख रही है। जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनके अपने अपने कमेंट्स हैं और सबके दावे हैं। उनके दावे हैं कि यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ पर उनकी लहर चल रही है। आप क्या दावा कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे 12 बजे लमसम। यहाँ मैनपुरी में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने और नेताजी ने विकास किया है। चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे नल हो, किसी भी कोई भी चीज़ हो, सबका विकास नेताजी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। वही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विकास जो नेताजी ने कर दिया उसके आगे का विकास अब भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसलिए उनके प्रत्याशी को जिताने के लिए वो जनता के बीच में जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 साल में कोई भी विकास यहाँ किया वो बड़ा, वो एक बता दे। यहाँ पे जितना विकास किया है वो नेताजी अखिलेश भैया ने किया है। मेडिकल कॉलेज वो यहाँ पे, और आप लोग गली गली आप लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, बाहर से तमाम नेता यहाँ पर आए हैं, कैंप कर रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, ये मैनपुरी है, ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की ज़मीन है। इस ज़मीन पर चाहे कहीं बाहर के नेता आएँ, चाहे विदेश के नेता आएँ, चाहे दिल्ली के नेता आएँ, यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हर गली के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। यहाँ हर जाति का, हर वर्ग का, हर आदमी उनसे पहले से परिचित है। हर गांव घर घर गांव में हर आदमी से परिचित थे और उन्हीं के नाम पर ये श्रद्धांजलि का चुनाव है। यहाँ पर बहुत भारी मतों से डिंपल यादव जीतेंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव की बात करें, आप थोड़ा आगे आ जाइए। उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल दिख रहा है इस बार, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है चुनाव। कैसे चुनौती मिल रही है आपको? कोई चुनौती नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर डटेगा और आदरणीय डिंपल यादव जी कई लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आए, उन्होंने भी तमाम हमले करे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर के। वंशवाद, परिवारवाद, हर बार यही आरोप लगता है। वो तो हर बार यही आरोप लगाते हैं। ये तो आपको 2 दिन पहले ही पता लगा होगा कि कुरावली में किस तरीके से सपा वालों की गाड़ी चेक की जा रही, भाजपा वाले अपने झंडे भी लगाए हुए, बैनर भी लगाए हुए और शराब भी बांट रहे हैं, आरोप लगा रहे, गलत धमका रहे हैं कार्यकर्ताओं को। पुलिस परेशान कर रही, घर में रुक नहीं पा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आप लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का काम नहीं कर रहा। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के रूप में एजेंट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ का जिस तरीके से हम लोगों को हमले किए जा रहे हैं, हमें लोगों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं,
गलत तरीके से, अननेसेसरी, ना कोई वारंट होता है ना कुछ होता है, किसी के नाम एक NCR भी नहीं होती है, फिर भी पुलिस लड़काने का काम करती है। हमारी सरकारों में ऐसा कभी नहीं किया गया। जो चुनाव का आनंद, लोकतंत्र की हत्या करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी पर शुरुआत से ही आरोप लग रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी अपने मंचों से जहां रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। रतीश, जब विरासत की जंग है तो उस जंग में कार्यकर्ता कैसे साथ देने वाले हैं, ये कार्यकर्ता खुद बता रहे हैं। खतौली का रुख करेंगे, सनुज लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, अगर खतौली की बात करें तो ये सीट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखा हमने राजकुमारी सैनी के लिए जहां सीएम योगी ने प्रचार किया, तो वहीं अगर जयंत चौधरी भी चुनावी प्रचार में लगे रहे, आज भी सुपर 30 प्लान है जहां मदन भैया का, तो वहीं 30 ट्रैक्टर के साथ जो भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा के विधायक है, पूर्व विधायक, वो भी प्रचार करने वाले हैं। तो आज का दिन कितना अहम और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो ताकत झोंकने वाले हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ये सिर्फ कहने के लिए खतौली का उपचुनाव है, लेकिन खतौली उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बादशाह कौन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजा कौन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आखिर चलती किसकी है। क्या यहाँ के मतदाताओं को फूल की खुशबू पसंद है या फिर गठबंधन का साथ पसंद है। तमाम योद्धा, बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। आप ये देखिए कि शुरू से लेकर बीजेपी के कई कद्दावर नेता और मंत्री लगातार खतौली की रणभूमि में डेरा डाले हुए हैं। आज भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी आ रहे हैं, और बड़े बड़े तमाम नेता, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े पदाधिकारी आज पूरे खतौली में चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे ताकि यहाँ पर बीजेपी के कमल को खिला सके। और बीजेपी के कमल को खिलने से रोकने के लिए जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनके साथ गठबंधन की ताकत है। 30 गांवों में 30 उनकी जो सभाएं हैं, 30 सभाएं होंगी, यानी जो बीजेपी के नेताओं की बड़ी फौज यहां पर उतरने जा रही है, उसको 30 सभाओं से वो चुनौती देने जा रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए सर, क्या लग रहा है चुनाव का? बहुत ऐसा चुनाव है, कभी नहीं देखा इतने बड़े नेता, इतने बड़े आमने सामने की मजबूत टक्कर। बहुत मजबूत चुनाव है। और जहाँ तक बात करते हैं जैसे जाट समाज की, तो जाट समाज को अगर बीजेपी ने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष दिए, अब प्रदेश अध्यक्ष दिए, तो अगर पार्टी ने जाट समाज पर विश्वास जताया है तो जाट समाज भी पार्टी पर पूरा विश्वास रखे, पार्टी इस बात पे कि जाट समाज पार्टी के साथ है और पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगा। पार्टी के सर आप बता दीजिए, देख रहा हूँ कि पूरी ताकत आप भी लगा रहे हैं, रोज देख रहा हूँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं गुर्जर समाज से हूँ और गुर्जर समाज ने पिछली बार बीजेपी को 100 के 100% वोट किया था और विकास के नाम पे किया था। इस बार भी खतौली के जो लोग हैं, नौजवान हैं, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और विकास पे भरोसा है, ना कि गुंडे बदमाशों पर। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है? आपने बात की थी कि खतौली की जनता को क्या पसंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खतौली की जनता को अपने परिवार की सुरक्षा पसंद है, अपनी सुरक्षा पसंद है, इसलिए वो भाजपा को मजबूत बनाएगी और भाजपा को वोट करेगी और भाजपा को प्रदेश में और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा मजबूत करे। सर, युवाओं की बात है, एक बार आपसे भी कर लेता हूँ, युवा क्या सोच रहा है? युवा जनाब खतौली है, खतौली के निवासी हैं हम, एक तरफा जिताएंगे, 50,000 से जिताएंगे और राजकुमारी खतौली की राजकुमारी जी ही को ही बनाएंगे। जिंदाबाद। क्या बात है धर्मेंद्र भारद्वाज, देख रहा हूँ तमाम लोग हैं, तमाम बिरादरी के लोग हैं और सब एक ही बात बीजेपी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकदल से कुछ चुनौती नहीं मिल रही है? जयंत चौधरी है, चंद्रशेखर है, मदन भैया खुद अपने में बड़ा नाम है, एक जो गठबंधन बड़ा बना, आपको नहीं लग रहा कि फूल की राह में कुछ ये कांटे बो सकते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव में कहीं कुछ प्रत्याशी दूसरे वाला टिक ही नहीं रहा। इसका साक्षात उदाहरण है 2019 में जब चुनाव हुआ, एमपी का जब चुनाव हुआ, तो तीनों पार्टियां मिलकर के लड़ रही थी। तब कहाँ थे, कहाँ चुनाव गया? सब भारतीय जनता पार्टी जीती, संजीव बालियान जी जीते, उधर एमपी सांसद जी जीते, हमारे डॉक्टर सतपाल जी, मेरठ से कौन जीते? राजेंद्र अग्रवाल जी जीते। 2022 का जब चुनाव आया, 2022 के चुनाव में सब कह रहे थे कि पश्चिम से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्या हुआ पश्चिम में? आपने देखा है। तो चुनाव में वो टिक कहाँ रहे? आप देखो ना, भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान। उस नारे को लेकर के, क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें भी मैं बता दूं, जाट हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, गुज्जर हो, गडरिया हो, सैनी हो, नाई हो, धोबी हो, सब जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साथ समर्पित है और एक एक वोट वहाँ जाएगा।
और इसका साक्षात उदाहरण है 2022 वाला चुनाव। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश में ये लहर थी कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरा देश उस चुनाव को देख रहा था। लेकिन पश्चिम में, और पश्चिम का तो खास तौर से सब कह रहे थे कि इधर जाट समुदाय नाराज है और पूरब में ब्राह्मण समाज नाराज है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम में तो जाटों ने वोट दिया और ब्राह्मणों ने पूरब में वोट दिया और पश्चिम के ब्राह्मणों ने भी वोट करा। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा जनरल कास्ट में सबसे ज़्यादा 2022 में रहा और भारतीय जनता पार्टी जीती। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष 2022 में, मैं उनको सत नमन करता हूँ, आदरणीय मोहित बेनीवाल जी को। जिस तरीके का उनके सामने चुनौती थी, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करा और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे आदरणीय मोहित बेनीवाल जी ने दूसरी पार्टियों के आरएलडी का गठबंधन था, आपका सपा का गठबंधन था, चंद्रशेखर जी भी इनडायरेक्ट रूप में उन्हें मदद कर रहे थे, दोनों को पटकनी दी। तो पटकनी दी बाबूजी, पटकनी की बात करें, पटकनी दे दी तो क्या इस बार खतौली में फिर पटकनी? दावे देख रहे हैं हम भाजपा कार्यकर्ताओं के, भाजपा के लोगों के, जो कि जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 8 दिसंबर का वो दिन है, निर्णायक दिन है, जब जो इनके दावे कितने सही साबित हुए हैं वो दिन बताएगा। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, वो वापस लौटूंगे आपके पास में और तमाम जो सीट है उनका हाल भी जानेंगे। तो उपचुनाव की तमाम लाइव कवरेज आप देख रहे हैं और रणभूमि हमारा जो विशेष कार्यक्रम है वो आप देख रहे हैं। तीनों सीटों से तमाम हलचल क्या है, क्योंकि प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा और 7 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। क्या हाल है, कैसी हलचल है, कौन कौन से दिग्गज उतरने वाले हैं तमाम सीटों पर प्रचार के लिए, तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट वो आपको दे रहे हैं। पहले वीरेश जी के पास चलते हैं जो कि मैनपुरी में इस वक्त मौजूद है। वहां का हाल, वो सीट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और वहां की जनता क्या कह रही है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, ये सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। वीरेश जी, कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं की बात हमने सुनी और सपा के लिए क्या अहमियत रखती है ये सीट? कहीं ना कहीं विरासत की जंग है तो क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये हमने जाना। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सीट, क्योंकि 40 प्रचारक उतारे गए सीट पर और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने प्रचार किया। तो भाजपा के लिए अगर बात की जाए तो क्या अहमियत रखती है मैनपुरी की सीट? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोना कुछ नहीं है, उसे खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से यहाँ खोती रही है, ये उसकी परंपरागत सीट भी नहीं है। लेकिन खोने के लिए जो सबसे ज्यादा है वो समाजवादी पार्टी के लिए है। वो केवल खोना नहीं होगा, अस्तित्व का खोना होगा, ये कोई सामान्य खोना नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पाना होगा। और ये पाना, मैनपुरी पाना, भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही पाना है जैसे कि अमेठी पाना राहुल गांधी को हरा के पाना था। इसका संदेश केवल प्रदेश में नहीं जाता है, बल्कि इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और 24 के चुनाव के मद्देनजर मैनपुरी का चुनाव, ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका लक्ष्य 80 है, यानी पूरा का पूरा समेट लेना। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी का जीत लेने का जो लक्ष्य है वो तभी संभव है जब रायबरेली जैसे गढ़ को तोड़ा जाए, अमेठी जैसे गढ़ को तोड़ा जाए, मैनपुरी को तोड़ा जाए और रामपुर को तोड़ा जाए। आजमगढ़ को तोड़ दिया, कन्नौज को जैसा तोड़ दिया, तो ऐसे ही ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है। इसका सांकेतिक महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। और भारतीय जनता पार्टी अगर मैनपुरी का चुनाव जीतती है तो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव की जो भूमिका पूरे देश में है, जी हां, नए लोगों में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये जो नाम उभर कर आते हैं, वो भूमिका, उस पर नजर केजरीवाल की है, ममता बनर्जी की है, टीएसआर की है, शरद पवार की है और डीएमके और टीएमके की है, सबकी है, पूरे देश की है। इसलिए ये मैनपुरी का चुनाव, यहाँ खोना और पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो खोएगा और जो पाएगा वो 24 निर्धारित करेगा। और 24 का यहाँ से संदेश केवल प्रदेश की 80 सीटों पर नहीं जाएगी बल्कि उत्तराखंड से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हतोत्साह होगा और कार्यकर्ताओं का उत्साह होगा। एक साफ तौर पर संदेश देखने को मिलेगा कि 2024 में किस पार्टी का क्या हाल रहने वाला है। आप बने रहिएगा वीरेश जी, आगे भी जानकारी
आपसे लेते रहेंगे। 3 सीटों पर उपचुनाव का जो पूरा माहौल है कितना गर्म हो चुका है अंदाजा लगाइए। एक तो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और वहां पर 3 ऐसी सीट, वहां उपचुनाव की सुगबुगाहट मानो किसी बड़े चुनाव से भी बढ़कर हो। वजह इसकी यह है कि 24 की झलक देखी जा रही है इन चुनाव में। जहां मैनपुरी उपचुनाव का आप जिक्र करें, नेताजी के जाने के बाद इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार इतना जोर लगाया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, और उस 40 स्टार प्रचारकों को आप मैनपुरी में कभी भी घूमते हुए देखते रहे होंगे, लेकिन ये घूमने का, समझने का, समझाने का जो वक्त है वो सिर्फ 5 बजे तक का है। और आज 5 बजे से पहले पूरी जोर आजमाइश चल रही है। माहौल क्या है, मैनपुरी वाले क्या सोच रहे होंगे, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए रुक करेंगे हम मैनपुरी का ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं और इस पूरे उपचुनाव पर उनकी बड़ी पैनी नजर रही है। लोगों से लगाए सियासतदानों तक उन्होंने बातचीत की है। साथ में नितिन उपाध्याय हैं जो लगातार कवर करते रहे हैं, मैनपुरी का मिजाज देखते रहे हैं। नितिन का रुख करेंगे, फिर वीरेश के पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके पीछे भी लोग दिखाई दे रहे हैं। नितिन, जल्दी से आप बताएं कि आप जहां खड़े हैं वहां कैसी हलचल है? देखिए, जबरदस्त हलचल बनी हुई है। सियासी शोर और चुनावी कहा जाए जो जोर है, जोर आजमाइश है, वो आज शाम 5 बजे थम जाएगी। लेकिन 5 तारीख को लेकर कहा जाए जो भी बिसात है वो बिछाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, जिनके कंधों पर यहाँ कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है बाबूजी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार सारी रणनीति आप तय कर रहे हैं, लगातार क्या, कैसे, कहाँ गोटियाँ सेट करनी है, किस तरह से जनता में क्या संवाद कायम करना है, ये लगातार आप इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अब क्या लग रहा है आपको, 5 तारीख को कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। क्या लग रहा है किस तरीके से लगातार आपने बूथ मैनेजमेंट से लेकर जातियों का ध्रुवीकरण करने में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फेवरेबल रहेंगी? आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जाति समीकरण की कोई बात नहीं है। और आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो किए गए अच्छे काम हैं उनका जन विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। तगड़ी चुनौती है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ दशकों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चल रहा होगा, बदलाव की बयार बह रही है, तो ये चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि उनका घर तो आजमगढ़ भी था, बदायूं था, फिरोजाबाद था, रामपुर था, ये सारे गढ़ ध्वस्त हो गए। तो मैनपुरी में कौन सी नई बात है? डिम्पल इससे पहले भी कई बार भाजपा से हारी है, इस बार भी हारेगी। कल तो योगी जी आए, 2 बार उन्होंने यहाँ रैली की है, तो क्या लग रहा है योगी इफेक्ट काम करेगा? हमारे सारे इफेक्ट काम करेंगे, जो हम कहते हैं वही करते हैं। और जनता के बीच में वोट मांगना कोई अपराध थोड़ी है। आज उनमें दम नहीं है कि 5000 लोगों की 10,000 कोई सभा कर लें। हम लाखों लोगों को हमारी सभाओं में परिवारवाद पर आप लगातार हमला बोल रहे हैं। आपने, मैंने ये स्ट्रेटजी देखी बीजेपी की कि लगातार परिवारवाद पर आप हिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आप जनता में देने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये वोट में टर्नआउट 100% टर्नआउट होगा, सबको मालूम है। परिवारवाद की राजनीति करते ही समाजवादी बिल्कुल इसने रहता है। ये सवाल भी लिया जाता है लगातार। समाजवादी पार्टी आप पर गंभीर आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत भी की गई है, कई सारे पुलिसकर्मियों को भी हटाया गया है। हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो अवैध दौलत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में शिकायत क्या? हमने शिकायत की है, उसकी प्रति भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप इलेक्शन कमीशन आप भी अप्रूव किए? हाँ, करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे जब ये गुंडागर्दी करेंगे तो। शिकायत वाली तलवार भी बराबर चलती दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादा शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, आवाज उठाई जा रही है। वीरेश का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए मैनपुरी की जनता ना वीरेश, वो क्या सोच रही होगी। अब तक तो चुनाव आते थे, चले जाते थे, और जहां आप खड़े हैं वहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी से कौन सा कैबिनेट मंत्री होगा जो नहीं आके प्रचार कर रहा है। योगी 2 बार आके चले गए। लोगों के बीच बातचीत क्या है? देखिए, लोगों के बीच जैसा कि समाजवाद और परिवारवाद की बात हो रही थी,
तो यहाँ परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है, जैसा कि नितिन बता रहे थे। कहा जाता यहाँ पर है कि समाजवाद यानी समाज की पहली इकाई परिवार है, तो परिवार तो सबसे मजबूत इकाई है समाज की, इसलिए परिवारवाद तो केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, ऐसा यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है और समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो परिवारवाद ही है और परिवारवाद ही उसकी ताकत है, यही उसका संबल है। उसी परिवार को एक करने की बेचैनी यहाँ समाजवादी और कार्यकर्ताओं के बीच में थी कि चचा भतीजा एक हो जाओ, और ये जब एक हुए हैं तो इनका उत्साह और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई है। हाई इस लिहाज से है कि ये सब एक हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, ऐसा दावा है। लेकिन कुल मिलाकर माहौल तो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जसवंत नगर है। जसवंत नगर कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश समाजवाद की सबसे बड़ी भूमि है और समाजवाद की भूमि में सबसे महत्वपूर्ण भूमि अगर कोई इटावा है तो इटावा में जसवंत नगर इस पूरे प्रदेश और इस देश का सबसे मजबूत किला और गढ़ है। हालांकि ढहाने को तो भाजपा ने बहुत कुछ ढहा दिया, कन्नौज भी गढ़ था, बदायूं और सब कुछ गढ़ ही था, आजमगढ़ भी गढ़ ही था, रामपुर भी गढ़ ही था, लेकिन इस गढ़ को दरकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे रणबांकुरों को उतार दिया है और मैनपुरी में जो यादव परिवार है, जो शाही परिवार के तौर पर जाना जाता है यहाँ पर, और उसके प्रति एक आदर और सम्मान का भाव यहाँ के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जमीन के लोगों में जरूर है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता और नेताओं को सुनता है। आपको याद होगा कि जब फॉर्च्यूनर आई थी नई तो सबसे ज्यादा उसकी बिक्री इटावा मैनपुरी में हुई थी। इसलिए कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, उन्हें एक तरीके से लामबंद करना, ये शैली थी मुलायम सिंह यादव की और ये ताकत थी मुलायम सिंह यादव की। इसीलिए उन्होंने दर्शन सिंह यादव से लेकर बलराम यादव और बलराम यादव से लेकर अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह और तमाम बड़े नेताओं से लड़कर अपना स्थान बनाया था और वो मुकाम बनाया था कि यहां से वो नामांकन करते थे और चले जाते थे, कभी पलट कर नहीं आते थे, रिजल्ट उनके पक्ष में आता था। लेकिन इस बार का जो आबो हवा है वो बहुत ही बदला हुआ है। ऐसा कभी भूतो न भविष्यत कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। ये तमाम युवा हैं, कभी इस तरह की लड़ाई उन्होंने देखी नहीं होगी जो आज मैनपुरी की धरती पर देखा जा रहा है। मैं तो ये कह सकता हूं, मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि ये जो मैनपुरी का किला है, मैनपुरी का जो गढ़ है, उसके दरो दीवार को, दरवाजों को, खिड़कियों को पकड़कर कहीं धर्मेंद्र, कहीं अखिलेश, कहीं शिवपाल, कहीं रामगोपाल, कहीं तेज प्रताप, कहीं अंकुर, कहीं आदित्य, कहीं अंशुल बैठे हुए हैं, थामे हुए हैं और लगातार गोलाबारी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों के द्वारा की जा रही है। कभी भूपेंद्र चौधरी के द्वारा, कभी धर्मपाल सैनी के द्वारा, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कभी उप मुख्यमंत्री द्वय के द्वारा लगातार गोलाबारी जो अपने शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं और ये लोग उस किले को हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दरक न जाए, कहीं खिसक न जाए, कहीं ढह न जाए। इसलिए इस किले को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 1992 के बाद से समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा सैफई परिवार, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, उनके स्वर्गीय होने के बाद जिस तरीके से चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी, सैफई, जसवंत नगर, करहल और भोगांव और किसनी और मैनपुरी की धरती पर दी है, ऐसा चुनौती कभी ने मिला नहीं। इस बात का एहसास डिंपल को भी है, अखिलेश को भी है और सबको है। इसलिए कोई ऐसा गली, कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिसका सम्मेलन न कर रहा हो यादव परिवार, सैफई परिवार, और हर बिरादरी में जाने की कोशिश की जा रही है। और स्टार प्रचारक यहां अगर देखा जाए तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल यादव काम कर रहे हैं, जो बहू के नाम पर और साथ ही साथ भाभी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो अपने सभाओं में कहते हैं कि अखिलेश मेरा भतीजा, तो अखिलेश की पत्नी डिंपल, और कितने लोग भैया कहते हैं, वो सभी जो भैया कहते हैं उनकी वो भाभी हुई और मेरी और नेताजी की बहू है, इसलिए सबकी वो बहू हुई। तो बहू और भाभी के नाम पर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है सपा की तरफ से। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को पता है कि विकास के नाम पर, काम बोलता है के नाम पर अखिलेश यादव ने बहुत वोट मांगे 2017 में, 2019 में, 2022 में, लेकिन वो काम बोला नहीं। इसलिए समझ में आ गया अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, कि मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व के नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए।
परिवार की एकता के नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश, अंशुल, ये सारे लोग एक होंगे तब चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2017 का चुनाव देखा, 2019 देखा, 2022 देखा, कई उपचुनाव देखे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई, धीरे धीरे उसके अस्तित्व पर बनाई। इसलिए अस्तित्व की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी का वो कुनबा, जो समाजवादी पार्टी का मक्का मदीना कहा जा रहा है, और बन आई है संघर्ष तो इस कुनबे पर, इस मक्का मदीने तक पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस कुनबे को, इस जो गढ़ को ढहा देने के बाद जनता पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके खेमे की रणनीति और हलचल को हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय भी नोटिस कर रहे हैं। उनके आसपास में बीजेपी के ही वो तमाम लोग हैं जो इस हिम्मत को दिखाने के लिए इस रणभूमि में लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आज बताइए नितिन की आखिरी दिन है, उनका पूरा चुनावी प्रचार प्रसार का ये सफर कैसा रहा, जहां जिस जमीन पर कभी प्रचार करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि नेताजी के सम्मान में इस सीट को देखा जाता रहा है। इस बार उनका अनुभव कैसा रहा? ये बिल्कुल देखिए, ये जो कहा जाए चुनाव है बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। मिशन 80 2024 के लिए कहा जाए ये सेमीफाइनल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये जो चुनाव है अस्तित्व की लड़ाई है। आखिरी दुर्ग है और सैफ कुनबा उस दुर्ग में कहा जाए पनाह लिए हुए है, और बीजेपी लगातार गोले पर गोले दाग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस दुर्ग को क्यों छीनना चाहती है। सपा मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा तभी फलीभूत होगा कि जब 2024 से पहले ये मैसेज चला जाए कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आप बताइए कि लगातार आपने जो बॉम्बार्डिंग की है, घेरेबंदी की है, किलेबंदी की है, आप कहीं ना कहीं सपा खेमे में जबरदस्त बेचैनी है। बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने घेराबंदी की है, और घेराबंदी जो हमने की है वो उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए नहीं की है, उनका किला ढहने के लिए की है। उनका किला जरूर ढहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें 2024 में भी रिफ्लेक्ट होंगी अगर नतीजे आपके पक्ष में आए? तो हमारे पक्ष में नतीजे आना स्वाभाविक है। इनसे पूछिए कि अगर पक्ष में नहीं आए और तो क्या आप फिर भी इस मनोबल के लिए अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे? अगर मानिए नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते तो 24 से पहले फिर यहाँ आपका पूरा लगातार होमवर्क जारी है। हम तो जिस दिन चुनाव जीतते हैं और चुनाव जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा काम है कि हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। बहुत दिनों से नजरें थी आपकी मैनपुरी, जब आप 94,389 वोटों से प्रेम सिंह शाह के हारे थे तो आपको ये लग रहा था कि ब्रज क्षेत्र में केवल मैनपुरी ही क्यों हारे, क्योंकि बदायूं और फिरोजाबाद जो 14 में जीते थे वो भी आपने छीन लिए थे। तो कहीं ना कहीं पुरानी तैयारी आप लोगों की चल रही है। अरे भाई, ब्रज क्षेत्र में 13 लोकसभा है, 13 में से हम 12 जीत चुके हैं और 13 में जीतने जा रहे हैं। पूरा सेफ्रॉन, पूरा भगवाकरण करने जा रहे हैं। भगवाकरण तो रहेगा। वो नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो संवेदनाओं के नाम पर, वो सहानुभूति के नाम पर, वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो आपको लग रहा है काउंटर दे पा रहे हैं? हम काउंटर दे पा रहे हैं। वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उन्होंने विकास किया नहीं, विकास किया गुंडों का। जमीनों पर कब्जा करने के बाद में उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम किया। ऐसी कोई जमीन बची है उधर इटावा से लेके और इधर फिरोजाबाद? कल समाजवाद की नई परिभाषा दी मुख्यमंत्री जी ने, थोड़ा विस्तार से बताइए। शिवपाल का समाजवाद आपने बोला जिसकी लाठी उसकी मैच, जनता ये जानना चाहती इसका मतलब क्या है? जहां दबाव की राजनीति हो और लाठी के सारे लोग राजनीति करते हों, अपने ही परिवार में रहते हुए समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके शायद भी कोई रियायत नहीं करते हों, उनकी बकरी और भैंसें चोरी होते हों, आजम खां की तो मिल जाती है, इन बेचारे गरीबों की क्यों नहीं मिलती? ये सब धरती गोपाल की, राम गोपाल की समाजवाद को पूंजीवाद का मुख्यमंत्री जी नाम दिया, तो क्या लग रहा है भूमाफिया कहना चाह रहे थे क्या? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना स्वाभाविक है कि माफिया तो हैं, भूमाफिया भी है, इसके अलावा और भी माफिया हैं। बिल्कुल, देखिए नितिन कहने के लिए और जनता को सुनने के लिए बस 5 बजे तक का वक्त है और ये अंतिम राउंड है और पूरी तैयारी के बाद अब सब कुछ प्रचार करने के बाद जनता के हाथ में सौंपना ही होगा और मैनपुरी की जनता भी समझ जाएगी और अब तक समझ चुकी होगी कि उन्हें किस तरफ जाना है। फ्लोटिंग वोटर्स कितने होंगे ये देखना जरूरी है। मैनपुरी की रणभूमि में लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी नितिन के साथ मौजूद हैं इस वक्त। डोर टू डोर कैंपेन करते रघुराज शाह। 2 जनसभाएं मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, तो माहौल फिजा बदली है।
बिल्कुल परिवर्तन है यहाँ। मैनपुरी जनता परिवर्तन करने का काम कर रही है। मैनपुरी जनता चाहती है गुंडा राज खत्म जो योगी जी ने किया है उसी पे मोड़ लगाना चाहती है। परिवारवाद वंशवाद पर आप लगातार डेंट कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है। परिवारवाद इतना हो सकता है, ये इतना बड़े नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी क्या हमले के कहते हैं कुत्ते पीछे चलने वाले, तो ये परिवारवाद नहीं है। बौखला गए हैं इस तरह, भाषा बिगड़ी है, भाषा बिगड़ी हुई है, ये बौखलापन नहीं है। बड़े नेता होने के बाद ये शब्द अच्छे लगते हैं। समाजवाद की परिभाषा कल मुख्यमंत्री जी ने वही तो बता रहे, ये हालत है इन लोगों की, इतना बौखला गए हैं। भाई हम तो किसान के बेटे हैं, हमारे संस्कार, हमारे माता पिता ने संस्कार तो भाषा बताने का काम किया, हम लोगों का सम्मान करने का काम किया है, हम बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे, सब ले रहे, आज बौखला गए। मैं तो 2022 में ही आ गया था भारतीय जनता पार्टी, को नया तो आया नहीं। भारतीय जनता 2022 में इन्होंने 2017 में हमें धोखा दिया, 2022 में धोखा देने का काम किया, नहीं दिया मुझे। अकेला हो गए तब भी चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैनेजमेंट से लेकर जातियों का चक्रव्यूह बीजेपी ने रच दिया है इस इलेक्शन में। तो क्या लग रहा है कि जो मैनपुरी जो एक दौर में अभी तक पूरी तरह से कहा जाए मरुस्थल है बीजेपी के लिए, लोकसभा में आज तक कोई सीट नहीं निकली है, तो इस बार कमल खिलेगा? सूखा 100% खिलेगा। यहाँ जनता में परिवर्तन है और जो बूथ कैप्चरिंग करते थे वही तब घबराए हुए, क्यों निकले हुए? जो बूथ कैप्चरिंग कौन करता था, उन्हीं का काम था कि बोलने डालने देना। आज भी सेपई के आसपास पोजीशन इनकी है। नगर करहल में बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग की हमेशा कहा जाए ये इस तरह का रहा है कि वहाँ इस तरह की खबरें हमेशा आई हैं हर बार चुनाव। ये जनता पूरी भाई देखिए किस तरह से रघुराज शाह लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कमल के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार अपील कर रहे हैं। और तो क्या लग रहा है बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग इस बार नहीं हो पाएगी? वो पूरी षड्यंत्र रच रहे, फर्जी आईडी कार्ड भी बनवाने का काम कर रहे हैं, सब मुझे रिपोर्ट मिल रही है। फर्जी है जो बाहर है उनके आईडी कार्ड बना, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। कितना भी करेंगे ये जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, एक किसान को, बेटे को जिताने का काम कर रही है। जिस तरह रघुराज सिंह साग का जो अपमान करके शब्द ऐसे बोलने का काम कर रही है, इससे जनता को और उबाल हो गया। जनता को खदेड़ देगी भगवा ब्रिगेड। भगवा ब्रिगेड इतनी मजबूत है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आज देख रहे हैं जिस तरह से उबाल लोगों में साथ है, तो ये सब है, निवेदन है। रघुराज शाह आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार फिजा बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने जा रही है। तो अब इंतजार किया जाए 8 तारीख का, दिन में 2 बजे का। निश्चित जनता पूरी परिवर्तन कर रही है। जनता ने बना लिया है कि किसान के बेटे को जिताएंगे, और जितना इसने प्यार मिल रहा है, हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। जब बताइए जबरदस्ती यहाँ बुला लिया, एक सेकंड स्वागत के लिए लोग खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, भयंकर आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ये कहना है बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाह का। आज आखिरी दिन है, जो दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत इस इलेक्शन में झोंक दी है। सियासी तपिश इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि कहा जाए पूरे देश की नजरें इस लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अगर पूरे देश की निगाहें मैनपुरी उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, तो हर एक एंगल पर निगाहें एबीपी गंगा की भी हैं, और इसीलिए हम आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी रतीश के पास। देखिए, हर एक जगह 5 विधानसभाएं हैं जो इस लोकसभा में आती हैं, लगती हैं, और हर एक विधानसभा में अब जातीय तरीके से या किसी और समीकरण की आज तक बात नहीं हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का घर कहा जाता है। लेकिन अब हर एक विधानसभा को इस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां जाति समीकरण क्या है, वहां किस तरीके के वोटर्स हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप जहां मौजूद हैं रतीश, वहां पर कैसा समीकरण है? अगर जातीय समीकरण की बात कर लें या प्रचार प्रसार की बात कर लें, किस तरीके का आंकड़ा है? देखिए, ये भोगांव विधानसभा है, मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली है। और भोगांव विधानसभा से रामनरेश अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो योगी वन में आबकारी मंत्री हुआ करते थे। अगर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो जहां पर मैं मौजूद हूं, आलीपुर खाड़े में, खेड़ा में, यहाँ की आबादी ही 10,000 से ज़्यादा की आबादी बताई जाती है। मंच सज चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यहाँ पर जनसंपर्क करने आएंगे। लेकिन जातिगत आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिक्स आबादी आती है। यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है इसको भी, ब्राह्मण मतदाता भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हैं, और क्षत्रियों की संख्या भी ठीक है। लेकिन शाक के जो सेकंड नंबर पे आता है, यादव मतदाता के बाद शाक के मतदाता जो ज़्यादा संख्या में यहाँ भी है। मैनपुरी अगर लोकसभा की बात की जाए तो 17 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें
यादव पहले नंबर पर मतदाता हैं, दूसरे नंबर पे चाक्य, तीसरे नंबर पे छत्री आते हैं और उसके बाद ब्राह्मण। तो ऐसा ही पूरी डेमोग्राफी अगर देखी जाए तो इसी तरीके के फिगर्स यहाँ पर ही निकल के आते हैं। लेकिन रामनिवास अग्निहोत्री यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि भोगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य, वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने में ज़रूर समर्थ होंगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा कर रही है कि जो अन्य विधानसभाएं हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज्म है, जो रणनीति है, वो ज़रूर कामयाब होगी। लेकिन अखिलेश यादव के आने का इंतज़ार जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर हो रहा है। जाहिर तौर पर रतीश, इसीलिए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन और कहते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट चुना है भोगांव को। भोगांव की जनता जो आबादी है वो किस तरीके से उन्हें याद दिलाते हैं कि विधानसभा कोई लगती हो, विधायक कोई भी हो, लेकिन सांसद इस धरती पर यहाँ पर लोगों ने सिर्फ एक ही पार्टी का चुना है। शायद वही याद दिलाने की कोशिश करेंगे। वीरेश, रतीश और हमारे सहयोगी लगातार हर एक एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रचार प्रसार की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।